काली घनी अंधेरी रात थी। हवा तेज और ठंडी चल रही थी। उस घर के आंगन में एक घना नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी पेड़ के नीचे एक चारपाई पर सोनाली कुछ देर पहले ही सोई थी कि अचानक उसे किसी ने पुकारा। तुम सो रही हो सोनाली? आ जाओ मेरे पास। देखो हम सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी समर वेकेशन डे। सोनाली की आंख खुल गई। जैसे ही उसकी नजर नीम के पेड़ पर गई, उसे घने अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी। सोनाली के हलक से चीख निकल गई। कविता, सोनाली, विवेक और सैंडी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। सैंडी मोबाइल में कोई न्यूज बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। बस कर सैंडी, अब क्या तू मोबाइल के अंदर घुस जाएगा? कविता सही कह रही है। हम सब यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और तू मोबाइल में लगा पड़ा है। मैं मोबाइल में उन इलाकों के बारे में पढ़ रहा था जहाँ पर लोग गर्मियों की छुट्टियों में अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? गर्मियों की छुट्टियों में तो लोग एंजॉय करते हैं, ना कि अपने घरों में डर की वजह से दुबक जाते हैं। तुम्हारा चौंकना स्वाभाविक है कविता, लेकिन सच ये भी है कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक गांव ऐसा भी है जहाँ लोग गर्मियों में डर की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। ऐसी क्या बात है? उस गांव का नाम बिछुआ गांव है। बिछुआ गांव के लोग डायन के डर की वजह से बाहर नहीं निकलते। बहुत साल पहले गर्मियों के दिन वहाँ के लोगों ने किसी निर्दोष औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया था। कहते हैं कि मरने के बाद वो सच में डायन बन गई और जब जब गर्मी का मौसम आता है वो डायन खुलेआम गांव में घूमने लगती है। What nonsense! ये क्या बकवास है? आज के जमाने में भी लोग इन बातों पर यकीन करते हैं। सोनाली ने सबकी ओर देखकर बोला, ये सही कह रहा है। ये जिस गांव की बात कर रहा है वहाँ मेरा ननिहाल है। What? बिछुआ गांव तुम्हारा ननिहाल है? हाँ सैंडी, मुझे याद है गर्मियों के दिनों में पूरे गांव में मातम जैसा माहौल होता था। ये क्या, तूने उस डायन को अपनी आंखों से कभी देखा भी है? वो सब अंधविश्वासी लोग हैं, मैं इन बातों को नहीं मानती। तो फिर बात पक्की, हम सब इस बार समर वेकेशन तेरी नानी के घर पर ही मनाएंगे और सबके दिल से डर को निकाल कर इस अंधविश्वास को खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। और हमारी मुलाकात अगर डायन से हो जाती है तो हम उसे हैप्पी समर डे वेकेशन भी विश कर देंगे। हम अपनी इस ट्रिप का नाम भी यही रखेंगे, हैप्पी समर वेकेशन डे। अगले दिन कविता, सोनाली, सैंडी और विवेक कार में बिछुआ गांव के लिए रवाना हो गए। सब दोस्तों को सोनाली का ननिहाल बहुत पसंद आया। इसी तरह से उनके 3 दिन बीत गए। दोपहर के 12 बजे का वक्त था। कविता ने सोनाली और अपने दोस्तों से कहा, 3 दिन हो गए हैं, बहुत बोर हो रही हूँ मैं। चलो ना आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तुम सही कह रही हो। हाँ, जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं चलो वो पूरा करते हैं। कि अचानक सोनाली की नानी ने उन सब से कहा, बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम लोग शहर के हो और भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते हो। मैंने कल रात तुम्हारी बातें सुन ली थी। कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े। क्या नानी, डायन वायन जैसा कुछ नहीं होता। जो कहानी हम बाप दादाओं के जमाने से सुनते चले आ रहे हैं वो कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। सोनाली ने अपनी नानी की बात को मजाक में उड़ा दिया और वो चारों घर के बाहर निकल गए। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। चलते चलते वो चारों खेतों में बहुत दूर तक निकल आए थे। उन्हें थकान महसूस होने लगी थी। हम लोग तो काफी दूर तक निकल आए हैं। वहाँ सामने एक पेड़ है, वहाँ जाकर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। सही बात है, अब मेरे पैरों में भी ताकत नहीं रही आगे चलने की। हमने तो सोचा था
कि जब हम बाहर निकलेंगे तो बाहर हमें कोई चुड़ैल या डायन पकड़ लेगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे यार सैंडी, ये गांव के लोग बड़े ही अंधविश्वासी होते हैं। सोनाली की नानी को ही देख लो, जब हम बाहर निकल रहे थे तब वो भी तमाम तरह की बातें करने लगी। हाँ, बोल रही थी कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम सबको मुसीबत का सामना करना पड़े। और उनके कहने का मतलब पता है क्या था? मतलब खेतों के अंदर ज्यादा मत घूमना। अचानक कविता के चेहरे पर किसी के बाल टकराए। उसकी नजर अपने आप पेड़ के ऊपर चली गई। पेड़ के ऊपर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी हुई थी, जिसके लंबे बाल कविता के गाल से टकरा रहे थे। घने पेड़ के अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। कविता चीखते हुए बोली, ये क्या बला है? कौन है वहाँ? ऊपर पेड़ पर देखो, इसके बाल कितने लंबे हैं। अचानक सफेद साड़ी वाली औरत उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा भयानक काला था। अचानक उस डायन ने लंबे और पहने भेड़िए जैसे दांत उन दोनों की गर्दन में काट दिए। अगले ही पल बिल्कुल अंधेरा हो गया। मुझे बचाओ सोनाली, ये मुझे मार डालेगी, बचाओ मुझे, कौन है ये? अगले ही पल विवेक की चीख सन्नाटे को चीर गई। तीनों की लाशें पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दी गई। सोनाली का रो रो कर बुरा हाल था। सोनाली, मैंने तुमसे मना किया था ना बेटी, लेकिन तुम आजकल के बच्चे बड़े बुजुर्गों की बात मानते ही नहीं हो। अगर तुम मेरी बात मान जाती तो आज तुम्हारे तीनों दोस्त जिंदा होते। मेरे दोस्तों को उस डायन ने मेरी आंखों के सामने कच्चा चबा डाला। नानी, भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा बच गई, वरना आज तक उस डायन से कोई जिंदा नहीं बचा। मुझे लगा था कि ये सब कहानियां हैं नानी। ये कोई कहानी नहीं थी बेटी। बाबा जी को भी खबर लग गई है बेटी, वो आज रात तक आ जाएंगे। रोते रोते सोनाली आंगन में पेड़ के नीचे बिछी हुई चारपाई पर लेट गई। सोनाली की आंख लगी ही थी कि अचानक उसे किसी ने पुकारा। सोनाली की आंख खुल गई। आवाज पेड़ से आई थी। तब जैसे ही उसकी नजर पेड़ पर गई, उसे पेड़ पर चमकती हुई आंखें दिखाई दी। सोनाली के हलक से चीख निकल गई। उसने देखा कि विवेक, सैंडी और कविता उसी डायन के पास बैठे उसे बुला रहे थे। उन सबके चेहरे उसी डायन जैसे भयानक थे। हमारे पास आओ सोनाली। हैप्पी समर वेकेशन डे। सोनाली चीखने लगी। उसकी नानी घबराती हुई उसके पास आई। क्या हुआ बेटी? नानी, वो देखो, मेरे सारे दोस्त उसी चुड़ैल के पास बैठे हुए हैं और वो मुझे बुला रहे हैं। मैंने इस लड़की की बातें सुन ली है। ये झूठ नहीं बोल रही। वो डायन इसे भी लेने ही आई है और उस डायन का इतिहास बहुत पुराना है। वो लोगों को मारकर उसकी आत्मा को कैद कर लेती है। जो ये देख रही है वो मैं भी देख सकता हूँ। साधु ने सोनाली के गले में अभिमंत्रित धागा पहना दिया और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके एक गोल घेरा बनाया। उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़े, वो डायन उस गोल घेरे में आ गई। क्यों बुलाया मुझे? क्यों मारा तूने इन मासूम बच्चों को? आज तुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा। कौन है तू और गर्मियों के दिनों में ही तू बाहर क्यों निकलती है और इंसानों को क्यों मारती है? डायन क्रोधित होते हुए साधु की ओर देखकर बोली, जानना चाहता है तो अपनी आंखें बंद कर, तुझे सब दिखाई दे जाएगा। डायन की बात सुनकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने कुछ दृश्य चलने लगे। एक बूढ़ी औरत काले वस्त्र पहने हुए आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रही थी कि तभी उसकी 20 वर्षीय बेटी राधा उस औरत से बोली,
ये क्या माँ, आप फिर से शुरू हो गई? कितनी बार कहा है आपसे कि ये सब कुछ छोड़ दीजिए। काला जादू करना बुरी बात होती है। आपको पता है कि आपकी वजह से मुझे गांव में कितनी बदनामी झेलनी पड़ती है? राधा की बात सुनकर उसकी माँ ने आंखें खोल ली और क्रोधित अवस्था में राधा की ओर देखकर बोली, कितनी बार कहा है तुम्हें कि जब मैं मंत्र पढ़ा करूं तो मुझे टोका मत करो। तुम नहीं जानती कि ये मंत्र कितने शक्तिशाली होते हैं। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। आपको समझाते समझाते पिताजी इस संसार से चले गए, लेकिन बात आपके समझ में ही नहीं आई। अरे मैं अब जवान हो गई हूँ। बेटी जब जवान हो जाती है तो माँ को उसके हाथ पीले करने की चिंता सताए रहती है, और आप शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। तुझे काला जादू शक्ति का अंदाजा नहीं है बेटी। मैं तुझे अभी भी कहती हूँ, मुझसे काला जादू सीख ले। तू जिस पुरुष को पसंद करेगी वो स्वयं खिंचता हुआ तेरे पास चला आएगा। बकवास बंद कीजिए माँ। राधा ने इतना कहा ही था कि तभी कुछ गांव के लोग वहां पर घुस गए और राधा की माँ को गुस्से से देखने लगे। देखते क्या हो, मेरी माँ ने तुम सबका अपने काले जादू की शक्ति से नुकसान किया है और बहुत से लोगों की जानें भी ली हैं। तुम सबको पूरा अधिकार है इन्हें इनके कुकर्मों की सजा देने का। इतना कहकर राधा वहां से बाहर चली गई। गांव वालों ने उस झोपड़ी में आग लगा दी। अच्छा, तू गांव वालों को इसलिए मारती है क्योंकि तेरी बेटी ने तुझे धोखा दिया? तूने बिल्कुल सही कहा साधु। जिस वक्त गांव वालों ने मुझे जिंदा जलाया, उससे कुछ देर पहले मैं जिन मंत्रों का जाप कर रही थी वो मंत्र अमर होने के थे, जो कि मेरी बेटी की वजह से अधूरे रह गए थे। लेकिन जितने मंत्र मैंने पढ़े थे उन मंत्रों की शक्ति से मैं सिर्फ गर्मियों में वापस आ सकती थी, क्योंकि जिस वक्त गांव वालों ने मुझे जिंदा जलाया था वो गर्मी के ही दिन थे। तेरा ये मौत का खेल मैं आज समाप्त करके रहूंगा। इतना कहकर बाबा ने अभिमंत्रित पवित्र पानी उस डायन के ऊपर फेंक दिया। मैं वापस आऊंगी और इस लड़की को लेकर जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। कुछ ही देर बाद डायन हवा में विलीन हो गई। शाम के 6 बजे थे। समीर अपने आलीशान घर के हॉल में बैठा सिगरेट पी रहा था। ये वही समीर था जिसके पास 6 महीने पहले कुछ भी नहीं था। घर भी रेंट का था और एक स्कूटर था जो कि उस होटल के मैनेजर ने ही दे रखा था जिस होटल में वो डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। लेकिन आज समीर के पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस और वो सब कुछ था जिसकी एक आम आदमी ख्वाहिश करता है। उसका मोबाइल बजा और वो मोबाइल उठाकर कान पर लगाकर बातें करने लगा। हेलो गौरव। हेलो समीर, कैसा है तू? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, तू बता कैसा है? मैं भी एकदम मस्त हूँ। इस वीकेंड कुछ प्लान किया? समीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिकनिक पर जाकर कैंपिंग करने का प्लान है। मस्त आइडिया है। कौन कौन साथ चल रहा है तेरे? शिवांगी और अमित भी हमारे साथ आ रहे हैं। अरे वाह, मजा आ जाएगा। परसों सुबह ही निकल जाएंगे, ठीक है? ठीक है, टाइम बता देना मुझको। इतनी बातें करके दोनों ने कॉल कट कर दिया। नेक्स्ट सैटरडे चारों दोस्त समीर की जीप से पिकनिक मनाने के लिए संजय फॉरेस्ट, जो कि दिल्ली रोड पर है, वहां जाने के लिए निकले। चारों आपस में बात बड़े मजे से रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक समीर को बीच रोड पर एक लड़की सफेद कपड़ों में नजर आई और उसने अचानक से ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगने से सभी को धक्का सा लगा। समीर क्या कर रहा है यार? रास्ते में ही मरवाएगा क्या? उस लड़की को बचाने की वजह से ब्रेक लगाया था मैंने। ये कहकर समीर ने सामने की तरफ इशारा किया, लेकिन उस टाइम वहाँ कोई नहीं था। कोई लड़की नहीं है। अबे तू नाटक मत कर और अच्छे से ड्राइव कर, ओके? समीर डर जाता है लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं।
उसे अपनी आंखों पर पूरा यकीन था कि कोई लड़की जरूर थी, लेकिन वो गायब कहाँ हो गई ये बात उसको हैरान कर रही थी। वो फिर से ड्राइव करने लगा और 4 बजे तक वो संजय फॉरेस्ट पहुंच गए। अंधेरा होने से पहले ही उन्होंने 2 कैंप लगा डाले और अपनी अपनी जरूरत का सामान उसमें रख दिया। जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने अपने कैंप के आगे आग जलाई और उसके आगे बैठकर आपस में बातें करने लगे, हंसी मजाक और मस्ती करने लगे। जो कुछ फास्ट फूड वो साथ लाए थे उसे खाने लगे। मान गए शिवांगी, जितना मजा आज यहाँ आ रहा है उतना तो किसी वीकेंड पर नहीं आया। सिर्फ शिवांगी को क्रेडिट मत दो के हर वीकेंड तुम सबका खर्चा मैं उठाता हूँ, और देखा जाए तो आज भी सबसे ज्यादा खर्चा मेरा ही हुआ है। हाँ तो तू तो करेगा ही ना, क्योंकि हम लोगों में से सबसे ज्यादा पैसा तेरे पास ही है। Jingle bells, jingle bells, jingle all the way। तभी एक फुसफुसाहट शिवांगी को सुनाई दी और वो हंसते हंसते अचानक से चौंक पड़ी। उसको देख बाकी सब भी चुप हो गए। क्या हुआ? तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी अभी? नहीं, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। बिल्कुल शांति हो चुकी थी। ऐसे में जैसे ही उसका मोबाइल बजा तो वो फिर से डर गई। अरे क्या हो गया? तुम तो मोबाइल की रिंग से भी डरने लगी। किसका फोन है? मम्मी का है। एक्सक्यूज मी गाइस। ये कहते हुए वो खड़ी हुई और कॉल रिसीव करके बात करने लगी, लेकिन वहाँ नेटवर्क अच्छे से नहीं मिल रहा था। उसने कई बार हेलो हेलो किया, फिर नेटवर्क लेने के चक्कर में कदम बढ़ाने लगी। अरे चारों तरफ जंगल है, कहीं खो मत जाना शिवांगी। समीर ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन शिवांगी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। जब उसने देखा कि नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है तो उसने मम्मी को मैसेज कर दिया। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज उसको सुनाई दी और वो चौंक पड़ी। हाँ? कौन है? उसने ऊंची आवाज में कहा और इधर उधर नजरें घुमाई। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था और काफी अंधेरा था। चांद की रोशनी में ही थोड़ा कुछ नजर आ रहा था। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे। इस बार आवाज बहुत करीब से आई थी और वो बहुत बुरी तरह डर गई। तुम कौन हो? सामने क्यों नहीं आती? उसने देखा उससे कुछ ही दूरी पर एक लड़की खड़ी है। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ है, जो कि क्रिश्चियन लड़कियां शादी के दिन पहनती हैं। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। शिवांगी की तरफ उसकी पीठ थी। उसको देखने के लिए कि वो कौन है, शिवांगी उसकी तरफ बढ़ी। कौन हो तुम? वो लड़की रुक गई। शिवांगी भी रुक गई। जैसे ही उस लड़की ने पलटकर शिवांगी की तरफ मुंह किया, उसकी डर के मारे चीख निकल गई। उस लड़की का चेहरा सांवला था, बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे, आंखों की पुतलियां गायब थीं, पूरी आंखें सफेद सफेद अंधेरे में चमक रही थी। इसके साथ एक भयानक मुस्कान होने की वजह से वो बेहद खौफनाक लग रही थी। मैरी क्रिसमस शिवांगी। रोजी, तुम तो मर चुकी हो। मेरे पास आओ, उसने कहते हुए शिवांगी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शिवांगी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने भागने के लिए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन सिर्फ 2 कदम ही चली होगी
कि रोजी बिजली की स्पीड से उसके सामने आ गई और उसका गला पकड़ लिया। शिवांगी बहुत जोरों से चिल्लाई और बेहोश हो गई। रोजी ने उसके शरीर में प्रवेश किया। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे। सिलीगुड़ी से 30 किलोमीटर दूर है डॉ हिल। वैसे तो ये एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, पर रात होते ही यहाँ का वर्तमान बिल्कुल बदल जाता है। ये उन दिनों की बात है जब आर्यन, जो एक इंजीनियर था, उसकी पोस्टिंग डॉ में हुई थी। वो अपना सामान लेकर सिलगुर स्टेशन पहुंचा। वहाँ एक क्लर्क उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन सर, आर्यन सर। अरे आया आया। हेलो सर, कैसा था आपका सफर? वैसे सफर तो बहुत अच्छा था, पर लंबा था। सर बहुत देर हो गई आपकी ट्रेन आने में, 4 घंटे लेट है ट्रेन। हाँ, अब है तो क्या कर सकते हैं। छगन, जो वहाँ का लोकल था, वो ढलते हुए सूरज को देखकर परेशान था और आर्यन बेचारा उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, चलिए चलते हैं। डॉ हिल जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, छगन की धड़कनें और तेज हो रही थीं। क्या हुआ, तुम्हें ब्लड प्रेशर वगैरह है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद उसकी गाड़ी के आगे एक पहाड़ी लड़की आ गई। अरे छगन, गाड़ी रोको, मारोगे क्या? पर छगन ना रुका। उन दोनों को ऐसा लगा उन दोनों ने उस लड़की को उड़ा दिया। छगन डर गया और वो गाड़ी चलाता रहा, पर फिर आर्यन ने जबरदस्ती की और गाड़ी रोक दी। आर्यन गाड़ी से उतरा और पीछे दौड़ा। सर मत जाओ, सर सर प्लीज मत जाओ। आर्यन ने उसकी नहीं सुनी और वो पीछे दौड़ के गया। वहाँ आर्यन ने देखा तो वो पहाड़ी लड़की बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसे रात के अंधेरे में सड़क के बीच में मत चला करो, खामखा तुम्हें कुछ हो जाता। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो, अपना नाम तो बताओ। आर्यन नाम है मेरा, बाय। आर्यन कमला को बाय करके कार में बैठ गया। अभी उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता। हाँ, तुम गाड़ी रोक नहीं सकते थे क्या? सर वो लड़की नहीं, चुड़ैल है। भूतों का एक्सीडेंट थोड़ी होती है। अरे क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो? हाँ, मैंने खुद देखा, वो लड़की है, लड़की। सर आपने उसका एक्सीडेंट होते हुए भी देखा ना? हाँ, तो उस लड़की को एक खरोच तक क्यों नहीं आई? शायद वो समय पर बगल में हट गई होगी। सर आप शहर वाले हो, इसलिए चुड़ैलों में विश्वास नहीं करते। हम यहीं के हैं, यहाँ क्या क्या होता है हम ही जानते हैं। आप बस रात के समय सावधान रहना। सुनो, मैं अपना देख लूंगा, तुम बस ढंग से गाड़ी चलाओ। छगन ने आर्यन को डाक घर में छोड़ दिया। आर्यन के रहने का इंतजाम यहीं किया गया था। कुछ देर बाद आर्यन फ्रेश होकर म्यूजिक सुन रहा था कि तभी पायल की आवाज सुनाई दी। कौन है, कौन है वहाँ? आर्यन ने उठकर यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वो फिर से म्यूजिक सुनने लगा। उसे कई बार पायल की आवाज सुनाई दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। थका हारा होने के कारण उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह वो उठकर काम पे चला गया। जब वो वापस डाक बंगले पहुंचा तो उसे खिड़की से वही लड़की दिखाई दी। आर्यन उससे मिलने बाहर गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ ठहरा हूँ? मुझे सब पता है, मेरा मतलब है हमारे यहाँ बस ये एक डाक बंगला ही तो है ठहरने के लिए। स्मार्ट, बहुत समझदार हो तुम। आर्यन और कमला हंसते हुए बातें करने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोज सूरज ढलने के बाद कमला डाक बंगले आती और आर्यन के साथ समय बिताया करती थी। धीरे धीरे आर्यन को कमला भा गई। आर्यन कमला का दीवाना हो गया। क्या हुआ, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? घर में मेहमान आए थे। एक दिन डाकघर के केयरटेकर ने खिड़की से देखा कि आर्यन अकेले में बड़बड़ा रहा है। अरे ये सर किससे बात कर रहे हैं? केयरटेकर आर्यन से पूछने बाहर आया तो आर्यन ने देखा कि केयरटेकर को देखकर कमला भाग गई। कमला, अरे रुको रुको। क्या भाई, मेरी कमला को भगा दिए? कौन सी कमला सर? यहाँ तो कोई नहीं था। अरे अभी तो यही थी, तुम्हें देखकर भाग गई। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है।
यहाँ कोई नहीं था। गलत फहमी मुझे नहीं तुम्हें हुई है। जाओ अपनी आंखों का चेकअप करवाओ। अगली शाम केयरटेकर ने छगन को बुलाया और उसे भी दिखाया कि आर्यन अकेले में बड़बड़ा रहा है। मुझे लगता ही था कि ऐसा कुछ होगा। और क्यों? जिस दिन हम आ रहे थे तो डॉ हिल के पास वो चुड़ैल हमारी गाड़ी के सामने थी। सर को लगा कि हमने उस चुड़ैल का एक्सीडेंट कर दिया, इसीलिए सर गाड़ी से उतरकर उसे देखने गए थे। ये सब तभी से शुरू हुआ होगा। तो अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? सर को सच्चाई बताते हैं। अगले दिन छगन आर्यन को कार में कहीं ले जा रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत ही जरूरी जगह पर। बताओ तो, पर कहाँ? चलिए सर, सब पता चल जाएगा। वो कार एक बड़े से बंगलो के बाहर रुकी। छगन आर्यन को अंदर ले गया। वहाँ जाते ही सामने उसी लड़की की तस्वीर थी। अरे ये तो कमला है। नहीं सर, ये दुर्गा है, दुर्गा। नहीं, ये कमला है। नहीं सर, ये दुर्गा है, इस घर की मालकिन। और इसे मरे हुए 30 साल हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कल रात को मुझसे मिली थी और इस लड़की की उम्र भी 30 साल की नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि ये 30 साल पहले मरी थी। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? हाँ, चलिए मेरे साथ। छगन आर्यन को गांव के मंदिर लेकर गया। अब तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? समझ जाइएगा सर, समझ जाइएगा। आपकी कमला रोज रात को आपसे मिलने आती थी ना? हाँ, पर वो तो डाक बंगला में आएगी। वो यहाँ भी आएगी। दोनों सूरज ढलने का इंतजार करने लगे। सूरज ढलते ही कमला प्रकट हो गई। आप उसे अंदर बुलाओ। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? नहीं सर, आप मेरी बात सुनो। उसको अंदर बुलाओ। वो मंदिर के अंदर हरगिज नहीं आएगी, क्योंकि वो एक चुड़ैल है। कमला, कमला अंदर आओ और इस बेवकूफ की बातों को गलत साबित करो। कमला सोचती रही, और जब आर्यन के कई बार बोलने पर उसने मंदिर में कदम रखने की कोशिश की तो कमला को देवी की शक्तियों से झटका लगा और वो अपने असली रूप में आ गई। वो बहुत ही बदसूरत चुड़ैल थी। देखिए सर, ये है इसका असली रूप। ये एक चुड़ैल है और अब इसका अगला शिकार आप हो। आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसके पसीने छूट गए और बस फिर पीछे से एक पंडित आया और उसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। पंडित ने मंत्रों से चुड़ैल को अपने वश में कर लिया। अच्छा हुआ तुम समय रहते इसे यहाँ ले आए। आज तुम्हारी वजह से इस लड़के की जान बच गई छगन।